तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। देखिए, यूपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। में क्या है कि अभी पेपर भी आपको पता ही होगा टल गया है, तो अब टाइम मिल गया है पेपर में, तो आइए साथ में क्वेश्चन एनालिसिस भी करते चलेंगे। इससे क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे राइट करना है हमको। ठीक है, पूरा फोकस एरिया इस वाली वीडियो में ये होगा कि हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस नेचर का है, ठीक है, और उस क्वेश्चन के कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं और उसका कंक्लूजन कैसा होगा। ठीक है, आइए हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन का जो है कोर एरिया किस तरह हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन का देखिए एक कोर एरिया होता है। अगर जो आप उस कोर एरिया को या फिर उस कोर पॉइंट को अगर जो पकड़ लेते हैं कि ये कोर पॉइंट है, तो आप समझ लीजिए कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स तो वहीं सिक्योर कर लेते हैं अपना, क्योंकि ऐसा है कि कोर एरिया जो भी कोर उसका होगा क्वेश्चन का, उस पर आप कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर जो उसमें फैक्ट्स वाला अगर जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स वगैरह क्वेश्चन, उसमें फैक्ट अगर जो यूज़ करने हैं, या फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप अगर जो थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। चलिए अभी देखते हैं कि कैसे करना है ये वाला। आइए देखिए यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इस वीडियो का नाम है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है GS1 का क्वेश्चन है और ये 2021 का, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। ईयर इसका 2021 है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। देखिए 150 वर्ड्स में लिखना है इसको और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अभी हम बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। पहले 21 का करेंगे, फिर उसके बाद से 20 का करेंगे। ठीक है, और ऐसे करते जाएंगे। बाकी 22 और 23 वाला जो है पेपर, उसको जो है हम जब पेपर नज़दीक आ जाएगा तब करेंगे। उससे क्या है कि हमको करंट का ये पता रहेगा। ऐसे हम 5 साल के देखेंगे। ठीक है, पहले 21 से 18 तक का कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम करेंगे वो 2 बचे हुए हैं, तो उससे क्या है एकदम फ्रेशनेस बनी रहेगी। अभी देखिए कि कैसे करना है इसको। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। कह रहा है भक्ति लिटरेचर का नेचर जो है इवेल्युएट करना है। ठीक है, और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन कल्चर में, वो हमको लिखना है। ठीक है, देखिए इवेल्युएट का मतलब ये होता है, पहले तो देखिए कुछ वर्ड आते हैं ऐसे पेपर में, इवेल्युएट, डिस्क्राइब। हमको पता होना चाहिए कि इवेल्युएट और डिस्क्राइब में क्या डिफरेंस है। आपको देख लीजिए ये क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर। ठीक, और इवेल्युएट अगर जो लिखा है तो फिर क्या डिफरेंस है। देखिए इवेल्युएट का मतलब ये है कि भक्ति लिटरेचर का नेचर जो है हमको, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग पता करना है। ठीक है, कि मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है, हम जितना अभी तक भक्ति लिटरेचर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कैसा है भक्ति लिटरेचर, और भक्ति लिटरेचर का जो है उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर में क्या है। ठीक है, आइए अभी देखते हैं, और फिर इसका कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर पर लिखना है। देखिए अभी इस क्वेश्चन का अगर जो कोर एरिया डिफाइन करना है, तो देखिए हर क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन किया है उसको माइंड मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। देखिए तो एक आपको माइंड मैप मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, उसमें देखिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। किसी क्वेश्चन में 4 पॉइंट होंगे या फिर 3 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने 4 पॉइंट एक्सप्लेन किया आंसर लिखने के। ठीक है, देखिए तो इसका जो कोर एरिया है, ठीक है, तो आप देखिए तो ये पूरा क्वेश्चन भक्ति लिटरेचर के आसपास ही जो है घूम रहा है, क्योंकि पहले पोर्शन में ये भक्ति लिटरेचर का जो है नेचर पूछ दिया है। ठीक है, और दूसरे पोर्शन में इसने कंट्रीब्यूशन पूछा है, भक्ति लिटरेचर का ही कंट्रीब्यूशन पूछ दिया है इंडियन कल्चर पे। ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जो है ये भक्ति लिटरेचर के इन एंड अराउंड जो है ये है। ठीक है, तो अभी देखिए तो हमने इसमें बीच में लिख दिया है कि इसका कोर जो है, वो जो कोर पॉइंट है वो है भक्ति लिटरेचर। तो अभी देखिए पहला पॉइंट में हमको ये ऐसे हम लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे आंसर में अपने, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखिए 150 वर्ड्स का है, अप्रॉक्स 70 वर्ड्स तो हमने यही प्रोवाइड कर दिया आपको। 70 वर्ड्स ही आपको खुद लिखना है, वो भी आप इस पॉइंट्स को एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे अभी आप देख लीजिए, आगे चलने पे ये वाले पॉइंट्स मैं और स्मॉल कर दूंगा, तो जिससे वो आपको आंसर लिखने में जो है मदद मिलेगी। अभी स्टार्टिंग के लिए इतना रखते हैं। देखिए तो पहला पॉइंट है, देखिए पहले पॉइंट में तो हमको इंट्रोडक्शन लिखना है, ये तो बेसिक नीड है। देखिए हम कोई भी जो आंसर है, ठीक है, यूपीएससी का आंसर है, तो 3 फॉर्म में तो होना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी पार्ट, ठीक, और उसके बाद उसका कंक्लूजन। देखिए ये 3 पोर्शन होते हैं। ठीक है, अब बॉडी पार्ट को आप 2 पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2 पॉइंट में देखिए आपको बताया गया है। ठीक, 2 पॉइंट में इसलिए बताया गया है, देखिए ये चीज़ इस पे भी डिपेंड करेगी कि क्वेश्चन कितने पोर्शन में डिवाइडेड है। ये वाला क्वेश्चन जो है,
ठीक है। देखिए 2 पोर्शन में डिवाइडेड, एक तो नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर पूछ रहा है, ये इसका फर्स्ट पोर्शन है, और कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर पूछ रहा है, ये इसका सेकंड जो है पोर्शन है। तो ये देखिए क्वेश्चन 2 पोर्शंस में डिवाइड है, तो आप कोशिश करेंगे कि 2 पोर्शन में इसकी बॉडी भी लिख देंगे, ठीक है। अगर जो ऐसा कई भी क्वेश्चन आता है कि नहीं, उसमें आपको रिक्वायरमेंट लगे कि नहीं ये वाला जो है फोकस एरिया ज़्यादा डिजर्व करता है, ये वाला कम डिजर्व करता है, तो जिस पे आपको फोकस एरिया ज़्यादा लगेगा कि ये डिजर्व करता है, तो उस वाले पॉइंट को ज़्यादातर आप बॉडी मेंशन करेंगे और बाकी को कम मेंशन करेंगे। जैसे इस वाले में देखिए नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर कोई उतना नहीं है, इसको हम सिंपल में एक्सप्लेन करके बॉडी वाले पोर्शन में निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन वाला जो है, ये वाला पोर्शन हमको लग रहा है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना तो आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन से, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। और फोर्थ पॉइंट जो है हमारा कंक्लूजन का है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये फर्स्ट पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन है, सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो है ये बॉडी का पार्ट है, ठीक, और फोर्थ वाला कंक्लूजन का पार्ट है। देखिए यहाँ कंक्लूजन लिखा हुआ भी है। चलिए अभी इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे थे, तो इंट्रोडक्शन में देखिए आप इंट्रोडक्शन इस वाले क्वेश्चन के लिए जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भक्ति मूवमेंट पीरियड, जो भक्ति मूवमेंट का जो पीरियड था, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ लिख देंगे, भक्ति मूवमेंट के टाइम पे जो पीरियड था वो कैसा था, ठीक। और एक तो भक्ति लिटरेचर का इंट्रोडक्शन दे देंगे उसमें आप हल्का सा, ठीक है। जैसे भक्ति लिटरेचर के बारे में लिख देंगे, भक्ति लिटरेचर, भक्ति पीरियड, भक्ति मूवमेंट का जो पीरियड था उसके अकॉर्डिंग जो है भक्ति लिटरेचर जो है कैसा था, ठीक है, ये लिख देंगे। तो ये आपको देखिए यहाँ से 2 लाइन इसकी मिल जाएगी, 2 लाइन इसकी मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली एक लाइन में 10 से 12 वर्ड्स तो होते ही होते हैं। तो आपको देखिए तो यहाँ से लगभग आपको 50 वर्ड मिल जाएंगे, नहीं 50 तो आपको 40 तो मिल ही जाएंगे। देखिए उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट में जो है इसमें हम नेचर ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति लिटरेचर जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तब देखिए भक्ति लिटरेचर का जो है नेचर कैसा है, ये तो आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हुए ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नेचर कैसा है। ऐसे हमने इसको शॉर्ट पॉइंट में जो है डिफाइन किया है, ऐसे आपको फ्रेशनेस मिल जाएगी और आप रिकॉल करेंगे। अगर नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं ये पॉइंट आप नेट पे डालिए, ठीक है, और उनको सर्च कीजिए, ठीक, या फिर कोई भी ऑथेंटिक बुक जिसमें भक्ति लिटरेचर के बारे में अच्छे से दिया हुआ हो उसमें जाके और इस पॉइंट्स को जो है आप सिक्योर कर लीजिए एकदम। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि दोबारा पूछ सकता है, ऐसा कोई ये कोई डायनेमिक क्वेश्चन नहीं है कि इस साल आया अगले साल नहीं आएगा जी, ये हो सकता है कि अगले साल आ जाए, ऐसा कोई वो नहीं। देखिए उसके बाद देखिए नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर में आप लिखना क्या है, तो सबसे पहले इंटर रिलीजियस हार्मनी जो है ये आप लिख देंगे कि भक्ति लिटरेचर जो है इंटर रिलीजियस हार्मनी जो है वो प्रोवाइड करता था, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे आप कि कैसे इंटर रिलीजियस हार्मनी प्रोवाइड करता है। देखिए ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इस पे जो है अपना जो है डीप अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। ये देखिए अगला पॉइंट जो है वो अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, कह रहा है कि भक्ति लिटरेचर का जो है अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच था, मतलब किसी भी रूढ़िवादी टाइप का नहीं था ये कि नहीं भैया ये चीज़ ऐसे चलनी चाहिए तो चलनी चाहिए, 100 साल से चल रही इसलिए चले, ठीक। तो ये वाला पॉइंट जो है आप एक्सप्लेन करेंगे। नॉन सेक्टेरियन था, किसी भी प्रॉपर एक सेक्ट को जो है वो नहीं सपोर्ट करता था, ठीक है, नॉन सेक्टेरियन नेचर का था। फिर इंक्लूसिव लिटरेचर था, कह रहा है कि लिटरेचर जो है इंक्लूसिव टाइप का था, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में हमने इसका जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति लिटरेचर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या है भक्ति लिटरेचर का इंडियन कल्चर पे। ये ध्यान रखेंगे कि इंडियन कल्चर पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखिए तो पहले तो ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया, ठीक है, कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जितनी हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को प्रमोट किया, जिनमें से देखिए हिंदी, बंगाली, असमीज और मराठी थी, ठीक है। तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि हिंदी के जो है कोई पोएट थे, ठीक है, उनकी कुछ कहानियाँ या फिर कोई कविताएं जो फेमस हुई, ठीक। ये बंगाली और असमीज और मराठी, इसी तरह आप 2-3 पोएट के नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बारे में लिख सकते हैं कि फलाडिम का ये था तो वो फेमस हो गया, तो इसके चलते जो है ये प्रमोट हुआ, इसकी ग्रोथ हुई काफ़ी, और ये ग्रोथ देखिए। उसके बाद देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ, कह रहा है कबीर एंड तुलसीदास। देखिए आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कबीर जी का जो है, कबीर जो पोएट हैं और जो तुलसीदास हैं, ठीक है, इनका जो है रीजनल लिटरेचर एंड लैंग्वेज पे कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इमर्जेंस ऑफ न्यू कल्चरल ट्रेडिशंस विथ इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति एंड सूफीज्म, कह रहा है कि
नया कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है इससे, भक्ति लिटरेचर से, ठीक है। तो वो भक्ति और सूफीज्म इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये बदलाव जो है वो आए हैं इंडियन कल्चर में, ठीक है। उसके बाद देखिए इमरजेंस ऑफ न्यू सेक्ट कह रहा है, नए सेक्ट इमर्ज होके आए भक्ति पीरियड के दौरान, ये भी एक फ़र्क पड़ा है। तो कौन कौन से, जैसे सिखिज्म है, कबीरपंथी है, ये लो है, ठीक। उसके बाद देखिए कंक्लूजन जब हमको लिखना होगा तो कंक्लूजन में देखेंगे हम, कह रहा है इम्पैक्ट जो है भक्ति पीरियड का क्या है इंडियन कल्चर पे, वो लिख देंगे कि कैसा इम्पैक्ट छोड़ा है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। ऐसा आप कोशिश करेंगे कि यहाँ ऐसे को इम्पैक्ट लिखना रहेगा तो 3 या 4 पॉइंट पॉजिटिव लिखेंगे तो 1-2 पॉइंट निगेटिव जरूर लिखेंगे। चलिए ये पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए ऐसे ही अप्रोच करेंगे तो ईजी रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन आपको ये होता है कि आदमी क्वेश्चन पढ़ता है, ठीक है। आप जब PYQ उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ब्लैंक हो जाएंगे तुरंत कि नहीं भाई हमको कैसे करना है, ठीक। तो सबसे इजी अप्रोच जो है मैं बता रहा हूँ आपको कि आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक। ये ध्यान दीजिए कि भक्ति लिटरेचर के इन एंड अराउंड क्वेश्चन स्पिन कर रहा है, अपने आप को घूम रहा है, ठीक। तो ये भक्ति लिटरेचर जो है आप ऐसे एक मैप बनाइए, ठीक है। पहले एक मैप बनाइए स्टार्टिंग के लिए, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग के लिए जो है आप ऐसे कुछ 50-60 क्वेश्चन तक के मैप बनाइए, ठीक। देखिए तो भक्ति लिटरेचर लिख लेंगे बीच में। अब आपको बस थोड़ा सा देखिए 30-40 सेकंड की ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि भैया हमको क्या चाहिए भक्ति लिटरेचर में। जैसे आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, कि आप फलाना ढिमका हैं, ठीक, और पूछ दे कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे अपने बारे में। देखिए तो हर बंदा सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देगा, तो इसका भी इंट्रोडक्शन चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में भक्ति लिटरेचर के क्या हो सकता है, तो भक्ति मूवमेंट पीरियड के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक। और भक्ति लिटरेचर का क्या है, कैसे डेवलप हुआ, ये लिख सकते हैं, ठीक। बेसिक इंट्रोडक्शन ये हुआ। जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं मेरा नाम ये है और फिर मैं यहाँ हूँ, ऐसे रहता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, ठीक। तो ये बेसिक है, ठीक। उसके बाद से बॉडी है, तो आपको अब अपने बारे में और अगर जो एक्सप्लेन करना होगा तो आप क्या लिखेंगे, तो फिर आप अपनी जो है कुछ टचेस जो है अपने पर्सनल लाइफ के आप लिखेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको टाइमिंग कितनी प्रोवाइड की गई है। तो भैया ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो 10 मार्क का क्वेश्चन है ना, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 मिनट का टाइम मिलने वाला है एक क्वेश्चन, ठीक। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको 7 ही मिनट मिले हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये 2 कोर एरिया है इसका, नेचर और ये कंट्रीब्यूशन वाला, तो ये वाला पोर्शन हमें एक्सप्लेन कर दे कम से कम, ठीक है। हम नेचर है भक्ति लिटरेचर का, ठीक है। आप भी भक्ति लिटरेचर के नेचर में क्या ही लिख सकते हैं, तो इंटर रिलीजियस हार्मनी थी, ये लिख सकते हैं। अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच था, नॉन सेक्टेरियन था, इंक्लूसिव लिटरेचर था, ये लिख सकते हैं। फिर भक्ति लिटरेचर, फिर देखिए अब उसके बाद से कह रहा है कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन के बारे में तो हमने लिखना है, क्वेश्चन में पूछा है तो वो तो हमको लिखना है, बॉडी में मेंशन करना है, ठीक। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति लिटरेचर है, ठीक। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, हिंदी, मराठी, बंगालीज, इसके बारे में बताना है, ठीक। कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीर और तुलसीदास, ये देखिए ये वाला पॉइंट एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन कबीर और तुलसीदास का लिखना ही लिखना था। भक्ति लिटरेचर की जहाँ बात आ जाए अंधे लिख दीजिएगा, एकदम सोचिएगा मत, ठीक। इमरजेंस ऑफ न्यू कल्चरल ट्रेडिशन कह रहा है, नए कल्चरल ट्रेडिशन इमर्ज हुए, ठीक। भक्तिज्म जैसे इन्फ्लुएंस हुआ, भक्ति से और सूफीज्म से इन्फ्लुएंस होके नए नए कल्चरल और ट्रेडिशंस जो हैं वो आए हैं, ठीक। वो उसको आप लिख देंगे। उसके बाद इमरजेंस ऑफ न्यू सेक्ट्स कह रहा है, नए सेक्ट्स के बारे में लिख देंगे, सिखिज्म और कबीर पंथ के बारे में कि कैसे हुआ। और फिर देखिए कंक्लूजन वही है कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे चुके होंगे, अपनी लाइफ के बारे में बता चुके होंगे, तो आपको अगर जो अपनी लाइफ को कंक्लूड करना होगा तो आप कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल पॉइंट लिखेंगे, जैसे 2-4 ऐसे पॉइंट बताएंगे, मेजर पॉइंट, कि जिससे आपकी लाइफ को समराइज किया जा सकता है। कंक्लूजन देखिए बेसिकली क्या है, ऊपर दिया गया पूरे कंटेंट का एक समरी है छोटा सा, ठीक। और कंक्लूजन में कभी भी मेरे अकॉर्डिंग अगर जो 150 वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक, तो आपको यहाँ 25 से 30 वर्ड्स देने हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक। बाकी का जो वर्ड्स आपको देखिए 150 वर्ड्स में लिखना है, तो 30 वर्ड्स तो यहाँ इन्वेस्ट कर दिया आपने, ठीक। उसके बाद आपको बचता है कितना, 120 वर्ड्स बचते हैं, ठीक है। तो आप ये वाले पोर्शन में जो है 70 to 80 वर्ड्स, आप 90 वर्ड्स भी इवन लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है 80 to 90 वर्ड्स आप लिख दीजिए, 80 वर्ड्स 85 वर्ड्स लिख दीजिए, ठीक।
बाकी बचे हुए 25 to 30 वर्ड्स जो है यहाँ आप देंगे। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कंक्लूजन जो है आपका 20-25 वर्ड्स में भी हो सकता है, वो बेसिकली इसके ही समरी है। तो आपको अगर जो कोई कंक्लूजन नहीं समझ में आए कि हमको क्या ही कंक्लूजन लिखना है, तो आप एक बार अपना आंसर पढ़िए। ठीक, उसके बाद आप देखिए उस आंसर को पढ़िए। ठीक, और उसमें आपको जो है पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है कि उसका सोसाइटी पे क्या पॉजिटिविटी या निगेटिविटी है, एटलीस्ट ये तो मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अभी के लिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन ये था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और दूसरे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। ठीक, तो आपको इसका पहले कोर एरिया आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो कोर अगर जो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो देखिए कह रहा है ट्रेस कीजिए राइज और ग्रोथ। किसकी राइज ग्रोथ? तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की जो है, एक सेकेंड सॉरी, रिफॉर्म मूवमेंट की जो है इसकी जो है आपको करनी है। ठीक, विथ स्पेशल रेफरेंस, ये तो यहाँ मेंशन ही कर दिया है भैया कि स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो ये इतना पार्ट जो है आपको अभी जो अंडरलाइन दिख रहा है, ये वाला जो है ये क्वेश्चन का कोर पार्ट है। ठीक, और हमको इसी के बारे में जानना है ज़्यादा, बाकी ये नहीं है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लिखना है हमको। ठीक, इसके बारे में लिखना है, और यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज पे स्पेशल फोकस देना है, तो उसको ले लीजिए। ठीक, ये देखिए आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन जो है ना आपके माइंड में ऑटोमेटिक आएगा। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद द स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा भैया हमको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में लिखना है, और इसमें हमको स्पेशल रेफरेंस देना है यंग बंगाल को और ब्रह्मो समाज को। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। देखिए उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं। देखिए तो ये वाला पोर्शन जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन में का जो पार्ट है, तो ये बॉडी वाला सॉरी ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है बॉडी में एक पॉइंट है, उसके बाद कंक्लूजन में हम मेंशन करेंगे। देखिए तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिए, इंट्रोडक्शन में हमको क्या लिख सकते हैं, तो व्हाट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, आप ये मेंशन कर दीजिए कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है क्या। ठीक, उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में आप जो है डिफाइन कर देंगे। ठीक, उसके बाद से जो है हम बॉडी की तरफ बढ़ जाएंगे। ये वाली डेफिनेशन जो है 25 वर्ड्स 30 वर्ड्स के अराउंड में आ जाएगी आपकी। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे जब आएंगे अगले में, ठीक है, देखिए ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी, एक सेकंड रुकिए मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी जो है GS1 का क्वेश्चन है। ठीक, GS1 का क्वेश्चन है। उसके बाद से 21 का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, और जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कहाँ का क्वेश्चन है, किस ईयर का क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का वगैरह था, एक अंदाजा चल ही जाता है। चलिए देखिए उसके बाद से सेकेंड वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाले पार्ट में हम बॉडी मेंशन करेंगे। तो आइए बॉडी में देखते क्या लिखते। देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज जो हम मेंशन करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ लिख दिया था कि रेफरेंस जो है, रेफरेंस देना है यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज का। तो यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज का क्या कंट्रीब्यूशन था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। देखिए जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आ गया, पहले तो आपको यहीं क्लिक हो जाना चाहिए था राजा राम मोहन राय का नाम। ठीक, चलिए फिर भी नहीं क्लिक हुआ। ठीक, उसके बाद अगर जो ब्रह्मो समाज का नाम आ गया, फिर तो भाई सोचना ही नहीं है। ठीक, राजा राम मोहन राय का तो आना ही आना चाहिए नाम। ठीक, तो अभी आप देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज लिखेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक ब्रह्मो समाज वाला, एक यंग बंगाल वाला। तो ब्रह्मो समाज वाले पॉइंट में हमको देखिए ब्रह्मो समाज के बारे में मेंशन करना और राजा राम मोहन रॉय के बारे में। चलिए कमेंट में बता दिए कि राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज से क्या कनेक्शन था। देखिए भैया अगर जो ये नहीं बता रहे हैं तो तैयारी काफ़ी कमजोर है आपकी। ठीक है, तो अभी ये बताइए, ठीक है, कमेंट में। देखिए राजा राम मोहन रॉय जो है ये फादर ऑफ इंडियन रेनेसां जो है कंसीडर किए जाते हैं। एक पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ लिख भी दिया हमने कि फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन 1828, कह रहा है 1828 में जो है ब्रह्मो समाज को फाउंड किए थे
ये आप लिख देंगे कि ब्रह्मो समाज का फाउंडेशन जो है 1828 में हुआ था। देखिए इतना ही लिख के नहीं काम चलेगा, आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन थी, क्यों इस्टेब्लिश करना पड़ा, ये इतना तो आपको समझ में होना चाहिए। ठीक, एबोलिशन ऑफ सती के बारे में आप पढ़ेंगे, देखिए बहुत फेमस पॉइंट है ये, राजा राम मोहन राय के बारे में और ब्रह्मो समाज के बारे में। जो सती था जिसमें पत्नी को भी जलते हुए आग में बैठा देते थे पति के चिता पे, तो उसका एबोलिशन में बहुत बड़ा हाथ था राजा राम मोहन राय का और ब्रह्मो समाज का। तो ये तो आपको मेंशन करना ही करना है। ये 1829 का जो है घटना है। फिर एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी, ठीक, कमेंट में बता दीजिए पॉलीगैमी क्या होती है। चलिए ठीक, एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी, और पॉलीगैमी जो है राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, जो है राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, इसका सब पॉइंट है। अब तो आइडिया लग गया होगा पॉलीगैमी क्या होती है। ठीक, तो आप पहले एवोल्यूशन ऑफ पॉलीगैमी के बारे में लिखेंगे और उसमें जो है राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी के बारे में लिख देंगे कि इसके चलते राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी वाला जो राइट जो है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जो है हमारे लॉ में आया। ठीक, देखिए ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद यंग बंगाल के बारे में लिखेंगे। तो यंग बंगाल के बारे में जो सबसे फेमस इनके जो आदमी हैं जिनके बारे में आपको मेंशन करना है वो है हेनरी लुई विवियन डोराजियो। ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। ठीक है, तो ये जो है टीचर थे, ठीक है, ठीक, टीचर थे हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता में। ठीक, ये चीज़ आप मेंशन कर दीजिए। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और लिबरल थिंकिंग ऑफ ब्रिटेन के बारे में जो है आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और वो बताइएगा कि यंग बंगाल को जो है कैसे जो है मदद किया। ठीक, इतना सारा चीज़ जब आप मेंशन कर देंगे तो उसके बाद कंक्लूजन की बारी आएगी। देखिए कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि आप देखिए लिख दीजिए इम्पैक्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक, एंड पीपल ऑफ इंडिया। देखिए इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका। देखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का इंडियन सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए आज जो हम ये सोचते हैं ना कि नहीं नहीं ये प्रथा गलत है, वो प्रथा गलत है, ऐसे है वैसे है, ये थिंकिंग जो है हमको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से ही मिली है। देखिए इसको आप नकार नहीं सकते। जैसे एबोलिशन ऑफ जब सती है तो जैसे अब लोग नहीं कह देते हैं कि अब सती गलत था इसलिए ये घूंघट प्रथा भी गलत है। ठीक, तो ये इसीलिए है क्योंकि हमने सती के बारे में जाना कि भाई सती वाला जो प्रोसेस है वो पूरा गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए, वुमेन्स के भी अपने कुछ राइट्स हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये सब, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। उससे उठा के आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में प्रॉपरली, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि आपने ये दोनों मेंशन कर दिया। ठीक, इंट्रोडक्शन में जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में लिख दिया। एक ही चीज़ बच जाती है कि आप कैसे जो है यंग बंगाल, ब्रह्मो समाज और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर पाएँ। तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने का सबसे बड़ा यही है कि आप इसका इम्पैक्ट लिख दीजिए कि क्या है इंडियन सोसाइटी पे और पीपल ऑफ इंडिया पे भी इनका क्या ही इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक, तो ये वाला जो कंक्लूजन का पार्ट है, ये कंक्लूजन बड़ा होने वाला है। आप ये कंक्लूजन जो है 40 to 45 वर्ड्स में लिखेंगे। ये वाला जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है 20 to 25 वर्ड्स में हो जाएगा। ठीक, 40 वर्ड्स में अप्रॉक्सीमेटली आप ये इसका कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो 20, 40, 60 हो गया। ठीक है, बाकी के 90 वर्ड्स में जो है आप इसका जो है देखिए ये लिखेंगे, आप इसकी बॉडी वाला पूरा पार्ट लिखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे जो बॉडी वाले पार्ट हैं वो कहीं यही 80 to 90 जो है इतना वर्ड्स मिल पा रहा है इनको। ठीक है, और इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उनको 25 to 30 वर्ड्स मिल पा रहा है और कंक्लूजन का जो पार्ट है वो 30 to 35 वर्ड्स पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के ही सारे जो है इसी फॉर्मेट में होंगे और इसी तरह आपको करने हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज वाली वीडियो में 4 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा, पुराने वाले क्वेश्चन से जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक, ये देखिए
ये जो है हमने डाइवर्सिटी के लिए, क्वेश्चन की डाइवर्सिटी के लिए देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट से उठाया है, ठीक है। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है ये, ठीक। तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद एक जो है हम ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। इससे क्या है, डाइवर्सिटी क्वेश्चन हो गया और आपको पता चलेगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है। आप देखेंगे कि अप्रोच करने में कोई ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं होगा हमको, क्वेश्चन कैसे भी हो हमको अप्रोच करने का प्रोसेस एक ही होगा, बस कंटेंट में थोड़ा जो है 19-20 का डिफरेंस पड़ जाएगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, कह रहा है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं वो एड्रेस करने किसके सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। कह रहा है कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के जो है उनका मेन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ क्या था, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इशूज़ था, इनको उनके एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में क्या इशूज़ था, ये मेंशन करना है, ठीक है। और सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या थे उनके इंटीग्रेशन में, जब उनका इंटीग्रेशन करना था इंडिया में तो उस समय क्या सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स थे वो मेंशन करना है। आप ध्यान दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के आसपास घूम रहा है। देखिए अगर जो आप इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का वो कर पा रहे हैं, अगर जो समझ पा रहे हैं कि ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, अगर जो थोड़ा भी आइडिया आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल था। और देखिए इनके इंटीग्रेशन में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो द आयरन मैन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो देखिए उनका एकदम, अगर जो आप मेंशन कर पाए तो कीजिए। ऐसे इस क्वेश्चन में कुछ खासा रिक्वायरमेंट है नहीं मेंशन करने की, ठीक है। और उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, उनके इंटीग्रेशन में क्या प्रॉब्लम आई, इतना तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो हैं जैसे कश्मीर है या फिर हैदराबाद था, जूनागढ़ था, ये जो जगह हैं तो इनको इंटीग्रेट होने में क्या प्रॉब्लम थी। देखिए ये सब तो आपको पता होनी चाहिए। आए दिन तो अभी देखिए पॉलिटिक्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आए दिन आज के दिन में भी जो है आप देखिए अदर पार्टीज़ के डिफरेंट पार्टीज़ के लोग आज भी ये बात कर देते हैं कि कश्मीर में तो ये प्रॉब्लम थी इंटीग्रेट होने के टाइम पे, तो इसलिए ये स्टेटस हो गया। फिर आप देखिए कश्मीर के स्टेटस को भी लेके बहुत लड़ाई होती है, तो ये सब उसके इंटीग्रेशन का ही प्रॉब्लम है जो उनके स्टेटस को लेके लड़ाई होती है। चूँकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अभी ये वाली बातें नहीं करते हैं, चलिए। देखिए इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो है इसका मेन कोर एरिया था जिसके इन एंड अराउंड हमको एक्सप्लेन करना है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन ऐसा होने वाला है कि इंट्रोडक्शन में जो है हम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का जो स्टेटस क्या था, ठीक, और उनके कुछ बारे में जो अबाउट इंडियन प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो लिख देंगे हम, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 के बाद की बात कर रहा है, ठीक है, तो उस समय जो है स्टेटस क्या था इंडियन प्रिंसली स्टेट का, ठीक है, और उनके बारे में हम लिख देंगे कुछ कि उनकी क्या कंडीशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस और वहाँ पे जो भी लोग थे उनका क्या थिंकिंग था, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड पॉइंट में आइए, तो सेकेंड पॉइंट में हम देखें, आपने देखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के बारे में पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है, और सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम के बारे में पूछ चुका है। तो बस भाई यहीं से आपको तो यहाँ से तो अब एकदम ही क्लियर होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन हमने करा था, देखा था कि उसमें दो चीज़ों के बारे में पूछा था, तो हमने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो बस भैया आ गया, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, ठीक एकदम। तो ये वाला तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि बॉडी में 2 पार्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगर जो ये आइडिया हो गया है तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपने काफ़ी हद तक पकड़ लिया है इस क्वेश्चन को। आप इसका मतलब ये है कि वीडियो ध्यान से देख रहे हैं और 25% तो आप डिसॉल्व कर गए हैं आंसर राइटिंग को। चलिए बाकी का जो है 10% अभी आप और एक वेरिएशन देखेंगे जब ज्योग्राफी वाला, तो डिसॉल्व कर जाएंगे, और बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। देखिए मैं जैसे अदर यूट्यूब चैनल्स की तरह ये नहीं दावा कर सकता हूँ कि भैया आपको यहाँ रटा दूंगा, कुछ नहीं भाई, कोई नहीं रटा सकता है। अगर जो कोई भी ये कह रहा है कि मैं आपको ये सिखा दूंगा, वो भाई ये सब ढकोसले हैं, सिखाता कोई नहीं, सिखाने उखाने वाला कोई नहीं है, आपको खुद ही सीखना है, ठीक है। मैं बस वो चीज़ें जो मैं ऑब्जर्व किया उनको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आंसर का फॉर्मेट ऐसा ही होने वाला है, आप इस बारे में भी नहीं रहिएगा एकदम,
ठीक है। अगर जो आपको ये समझ में आता है कि नहीं नहीं ये पॉइंट हमने छोड़ दिया है कि फला आदमी ने बताया, फला सर ने बताया और ये पॉइंट छोड़ दिया, ठीक है, तो आप एकदम भाई उस पॉइंट को इंटीग्रेट कीजिए, एकदम ये नहीं सोचना है बस। हाँ, एक बार उस पॉइंट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा कि क्या वो क्वेश्चन से रिलेवेंट है कि नहीं, और अगर जो क्वेश्चन से रिलेवेंट है तो वेल एंड गुड, आप एकदम उसको मेंशन कीजिए। किसी पे भी ब्लाइंडली बिलीव करने की जरूरत नहीं है। देखिए यूपीएससी में आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो एकदम उस पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए अभी ये सब बातें बाद में करेंगे। ये वाला जो है क्वेश्चन हम अभी देख रहे थे, तो इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेते हैं, आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है हमको, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के बारे में पूछा था, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ बताइए इनके इंटीग्रेशन में क्या था। तो इनके इंटीग्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो पहले तो लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के बारे में हम लिख देंगे, एक पॉइंट तो यही हो गया हमारा। ये वाला क्वेश्चन मैं जानता हूँ सबका फेवरेट होने वाला, कि सबको आइडिया है इसका, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये तो आपको आना ही चाहिए। ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको देखना चाहिए पेपर में, तो आपको लगना चाहिए चलो भाई 10 में से अगर जो 6-7 मार्क्स तो मैं सिक्योर कर लूँगा अपने, ठीक है। आइए अभी ये देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट में हमने ये लिखना है, ठीक है, साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिख देंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में चलिए कमेंट कर दिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। देखिए ये सारे पॉइंट जो है ना आपको नहीं पता है तो आप निराश में तो तुरंत गूगल कीजिए, आप अकेले नहीं जिसको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए पावर और प्रेस्टीज का जो है पूरी लड़ाई थी भाई, ये तो आप जानते हैं, इसमें तो वो नहीं होना चाहिए, तो आप पावर और प्रेस्टीज के बारे में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के बारे में बात हो रहा है। देखिए इसको डिफरेंट पॉइंट मत कंक्लूड कीजिएगा, ये पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में ये प्रॉब्लम थे, तो पहला प्रॉब्लम था ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, अगली प्रॉब्लम थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसके बाद अगली प्रॉब्लम थी पावर एंड प्रेस्टीज की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो है इससे रिलेटेड है, नहीं तो फिर इंडिविजुअल कंसिडर करने लाएंगे सब इकट्ठा हो जाएगा। चलिए देखिए फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की भैया भी अवेलेबिलिटी उनके पास इतनी थी नहीं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम ही था, ठीक। उसके बाद देखिए कनेक्टिविटी एंड एग्रेरियन सपोर्ट, ये भी एक प्रॉब्लम था, ठीक। फिर से पीजेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, पीजेंट प्रोटेस्ट के बारे में आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। तो थर्ड पॉइंट में देखिए यहाँ सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स पूछा था, बस भैया यहाँ सोशियो कल्चरल चैलेंजेस मेंशन कर देंगे। तो सोशियो कल्चरल चैलेंज में बस वही है, कश्मीर वाला इशू आप मेंशन कर देंगे। देखिए कश्मीर जो है प्रीडोमिनेंट मुस्लिम पॉपुलेशन था, तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ, ठीक है, इसके चलते जो प्रॉब्लम है। हैदराबाद का भी आपको पता ही है, ठीक है, हैदराबाद में भी बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक। फिर से जूनागढ़ वाला प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो जूनागढ़ वाला जो है आप सर्च कर लीजिए नेट पे, ठीक है। बाकी कभी मैं डिफरेंट वीडियो में जो है आपको ये एक बार पढ़ा दूंगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दूंगा। देखिए अभी के लिए ये देखते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट में आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन में देखिए आप कह रहा है कि आप स्टेट कर सकते हैं, कंक्लूड बाय स्टेटिंग द अरेंजमेंट, कह रहा है अरेंजमेंट प्रोवाइडेड फॉर प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका जो अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया, आप उसके बारे में जो है कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए कमेंट भी कर दीजिए कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, उनको क्या अरेंजमेंट प्रोवाइड की गई है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। शॉर्ट में आप 10 वर्ड्स में टाइप कर दीजिए, ठीक। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि इस क्वेश्चन का भी अप्रोच करने का तरीका वही सेम था, 2 पार्ट पे क्वेश्चन था, ठीक है, और ये मेन एरिया था। तो मेन एरिया को हमने राइट किया, 2 पार्ट में इसकी बॉडी को डिवाइड किया, ठीक। इंट्रोडक्शन में बेसिक वही लिख दिया हमने, स्टेटस और प्रिंसली स्टेट्स के बारे में लिख दिया हमने, ठीक। उसके बाद से देखिए दोनों पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के बारे में लिख दिया, जिसमें लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी था, फिर साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, पावर प्रेस्टीज की प्रॉब्लम थी, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज था, उसके बाद से कनेक्टिविटी एंड एग्रेरियन सपोर्ट था, पीजेंट प्रोटेस्ट था, ठीक। फिर उसके बाद सोशियो कल्चरल चैलेंजेस के बारे में हमने देखा। सोशियो कल्चरल चैलेंजेस में वही कश्मीर का जो इशू देखा हमने, प्रीडोमिनेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, हैदराबाद का इशू पता ही आपको, जूनागढ़ के बारे में आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक। उसके बाद से फोर्थ वाला जो है देखिए कंक्लूड करना है हमको कैसे, तो हमको अरेंजमेंट जो है वो लिख देंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अरेंजमेंट। देखिए कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे
जिसमें अभी ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि इसके कंक्लूजन में, तो इसके कंक्लूजन को आइडिया लेने के लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा आंसर राइटिंग में, जब भी आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ क्यों अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा है, अगर जो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये कंक्लूजन अचानक से डिफरेंस कैसे हो गया, क्यों नहीं हम यही सब लिख देते हैं इसमें, इसको समराइज करके मैं बताता हूँ आपको। देखिए तो आप देखिए इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के इन एंड अराउंड पूरा क्वेश्चन घूम रहा था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इंटीग्रेशन के बारे में पूछा है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करें, ठीक। सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या थी, तो आप ध्यान दीजिए। इंट्रोडक्शन तो हमने लिख दिया, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बता दिया, उनका स्टेटस बता दिया, ठीक, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हमने बताई दिए, ये सारे थे, सोशियो कल्चर चैलेंज बताई दिए। देखिए बचता ही कोई चीज़ है तो आप ध्यान दीजिए, आपको लगेगा ना कि क्वेश्चन एक ऐसा एसेंस दे रहा है कि मतलब ये सारे प्रॉब्लम थे, ठीक, और इन प्रॉब्लम के बाद में रिजल्ट क्या आया, कोई रिजल्ट आया भी कि नहीं, प्रॉब्लम ही चलते रही। तो बस सीधी बात है, ये सारे हमने लिख दिया और एक छोटा सा जो है, एक छोटी सी झलक दे दी है कि मतलब एक छोटा सा जो है पीक दे दिया उसमें कि अब ये स्टेटस अभी है, इसको स्टेटस प्रोवाइड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये तो पता ही होना चाहिए ना कि इतने स्ट्रगल के बाद कहाँ पहुँचा पूरा मैटर, तो फिर वो यहाँ पहुँचता है और वो आप कंक्लूजन में राइट करते हैं, ठीक है। तो इसका भी वही सेम होने वाला है, 25 to 30 वर्ड्स, ये 85 to 90 वर्ड्स, ये 40 वर्ड्स 45 वर्ड्स, ठीक। तो ऐसे आप कर लेंगे। उसके बाद आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है 4 डाइवर्स एरिया को जाएंगे। देखिए मेरा तो 10 क्वेश्चंस का मन था, लेकिन चलिए अभी 4 ही करेंगे, इससे क्या है आपको डिसॉल्व करने में इजी रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन होगा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। आइए देखिए, एक सेकेंड, ये है 4th क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन, जी हाँ, नए जो है GS1 का ही पार्ट है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो गया आपका, ठीक है। तो अभी देखिए GS1 2021 का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, तो जी हाँ ये क्वेश्चन जियोग्राफी का है, ठीक है। तो अभी हम जियोग्राफी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम करेंगे, GS1 में अभी 3 सब्जेक्ट्स कर लिए ना, ऐसे ही GS वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको सब्जेक्ट्स में बताते जाऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट्स का है, वैसे भी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको आइडिया हो ही जाएगा कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा हमारा GS भी कंप्लीट होता रहेगा और टॉपिक्स भी कंप्लीट होते रहेंगे। चलिए अभी देखते हैं, डिफ्रेंशिएट द, क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न घाट्स। भाई क्वेश्चन तो मतलब क्या ही बताया, 2 ही लाइन का क्वेश्चन था, तो इसमें तो आपको बताना ही नहीं है कि कोर एरिया क्या होने वाला है, ठीक है। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड बताना है, हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट में क्यों हो रहे हैं, ठीक है, और उनके प्रॉब्लम को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए डिफ्रेंशिएट वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए आप कोशिश कीजिएगा कि टेबल बना लें, ठीक है। इसमें आपको टेबल में 3 या 2-3 पॉइंट प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी पॉइंट आप खुद जो है आप देखिएगा कि कैसे करना है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और आपको इतना आइडिया तो होना चाहिए कि ये पॉइंट आने वाले हैं। चलिए नहीं भी आइडिया आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। देखिए अभी के लिए देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन के बारे में आप देखिए, तो इंट्रोडक्शन ये कह रहा है कि बेसिक अबाउट जो है लैंडस्लाइड, सॉरी अबाउट है, बेसिक अबाउट लैंडस्लाइड एंड देयर कम इम्पैक्ट्स, लैंडस्लाइड और उनके इम्पैक्ट। देखिए हाँ एक सेकंड, ये देखिए कोर एरिया मेंशन कर दिया है, लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट, ये तो कोर एरिया होने वाला था। क्वेश्चन देख के आपको जो है आइडिया लग गया होगा, ये वाला पूरा पोर्शन कोर एरिया है इसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बेसिक लिखना है लैंडस्लाइड के बारे में कि लैंडस्लाइड क्या होता है, ठीक है, और उनके इम्पैक्ट क्या है। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, अब आए दिन क्वेश्चन आता है उत्तराखंड वगैरह में लैंडस्लाइड्स बहुत होते रहते हैं, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, उसको मेंशन भी कर सकते हैं आपके उत्तराखंड वाले रीजन में, हिमाचल वाले रीजन में जो है होता रहता है। तो अभी डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस में आप कैसे लिखेंगे। तो डिफरेंस के लिए डिफरेंस बिटवीन लैंडस्लाइड ऑफ हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट के बारे में आपको लिखना है, तो ये वाली हेडिंग बना के, और देखिए एक आप टेबुलर फॉर्म में बना देंगे, ठीक है। तो एक तरफ वेस्टर्न घाट और एक तरफ हिमालयन रीजन लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि हैवी माइनिंग एक्टिविटी है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, तो ये एक रीजन है लैंडस्लाइड का, ठीक है। और हिमालयन रीजन में जो है यंग फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं, ठीक है, स्टिल ग्रोइंग है, ग्रो करने वाले हैं, तो बार बार जैसे आप समझिए ना कि ये ऐसे था और फिर ये थोड़ा सा आगे घसक गया बढ़ने के चक्कर में, तो फिर लैंडस्लाइड तो होनी है,
ठीक। इसी तरह सेकेंड पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ कटिंग रोड्स है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में भाई सेटलमेंट के लिए जो है ये रोड कट कर दे रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ये डिफॉरेस्टेशन का लैंडस्लाइड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और ये वाला एकदम आप याद कर लेंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन ये पोटेंशियल क्वेश्चन है एसए में आने वाला, ठीक है। कैसा पूछ देगा, एसए में पूछ देगा, एसए में दे देगा आपको लिखने के लिए कि कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन क्या बोलते हैं लैंडस्लाइड्स, और बहुत ही ये इंटरेस्टफुल जो है टॉपिक है, तो ये आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अब अभी मैं आपको शॉर्ट में ये बता सकता हूँ कि ट्री जो है वो सॉइल को होल्ड करता है, समझ रहे हैं नहीं, तो जब तक उसकी जड़ें गई हैं, अरे ट्री का ऐसा सिस्टम है कि ट्री का जो जड़ होती है वो ऐसे होती है पंजे जैसी, वो जैसे ऐसे पकड़ लेती है पूरे मिट्टी को, ठीक है। आप यहाँ से ट्री कट कर देंगे तो अभी इसके अंदर जान रही नहीं, ये सूख जाएगा, इसकी पूरी ये जो है वो रूट्स जो हैं सारे सूख जाएंगे, एक तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये टूट जाएगा पूरा, ठीक है, और जो है मिट्टी ढीली हो जाएगी, मिट्टी ढीली हो जाएगी, हल्की बारिश होगी, लैंडस्लाइड हो जाएगा। यही सिंपल सा इसका जो है कॉन्सेप्ट है। देखिए उसके बाद से सेकंड पॉइंट कह रहा है हिमालयन रीजन के लिए नॉट कंसोलिडेटेड, कह रहा है कि हिमालयन रीजन जो है कंसोलिडेटेड नहीं है। आप अगर जो कभी नेपाल वगैरह अगर जो घूमने गए हैं तो आप ये ध्यान भी दे पाएंगे कि बहुत ही कंसोलिडेटेड टाइप का नहीं है वो पूरा पोर्शन, थोड़ा ऐसा सा है लूज टाइप का, ठीक है। तो लूज एरिया है, अगर जो वहाँ की मिट्टी लूज है, चूँकि यंग जैसा बताया नहीं यंग एंड फ्रेजाइल माउंटेन है, वो क्या ही कंसोलिडेट हो पाएगा, मिट्टी इकट्ठा होने को माउंटेन बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो कंसोलिडेटेड वाला इसमें इशू है, ठीक है। उसके चलते लूज है पूरी मिट्टी, तो इसके चलते यहाँ लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे आप जरूर एग्जाम्पल मेंशन कर देंगे, तो एग्जाम्पल में आप देखिए तो यहाँ तो रत्नागिरी हो जाएगा वेस्टर्न घाट में, ठीक, वो रत्नागिरी हो जाएगा, सतारा है, इडुक्की है, तो ये सब आप मेंशन कर देंगे, ठीक। उसके बाद से इधर हिमालयन रीजन में अल्मोड़ा वाला पार्ट, पिथौरागढ़ मेंशन कर देंगे, रुद्रप्रयाग मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं। आपको और अगर जो हिमालयन रीजन में एक्सप्लेन करना, आप उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इधर तामिल का जो कुछ पोर्शन आ जाता है, अनाईमुड़ी वाला जो पर्वत है, इधर काफ़ी लैंडस्लाइड होता है, ठीक है, ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक। आइए कंक्लूजन में देखते हैं क्या लिखना है। तो कंक्लूजन में लिखना है कि हमको चैलेंजेस मेंशन कर देने हैं लैंडस्लाइड्स के, कि लैंडस्लाइड्स से क्या ही चैलेंजेस हैं। लैंडस्लाइड्स के तो बहुत चैलेंजेस, देखिए कोई भी माउंटेनियस एरिया में आप जाओ, आप घूमने जाओगे तो ऐसे तो लोग घूमने जाते हैं कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, हम चल रहे हैं घूमने माउंटेनियस एरिया में, फिर माउंटेनियस एरिया में अगर जो बारिश होने लगेगी तो फिर आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा आपके बगल वाला घर जो है पूरा स्लाइड कर गया है क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड हो गई है, तो उस समय जो मज़ा सजाम बदल जाती है। खैर हाँ ये है। अभी देखिए ये 4 क्वेश्चन थे, ये चारों क्वेश्चन हमने करे हैं, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में देखते हैं, शायद कॉन्स्टिट्यूशन पर अगला वीडियो आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप समझ गए ही होंगे कि कैसे करना है इसको, अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ पा रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। मैं अपने एंड से तो कोशिश करूँगा ये सॉल्व करने का। हाँ तो स्टार्टिंग में वीडियो में ये बात कर रहा था मैं, तो आइए थोड़ा सा वो टॉक कंटिन्यू कर लेते हैं, या प्रिपरेशन वाले लोगों के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है, आपका भी मन हल्का होगा। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि आप जैसे ये अभी नेट हो जाने से, इंटरनेट की सुविधा हो जाने से, देखिए 2 फ़ायदे हैं आपको, घर बैठे आपको मिल जाती है सारे जो है वो आपको कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। आपको ये उसमें देखना होगा कि कौन सा कंटेंट रेलिवेंट है, कौन सा नहीं है। देखिए अच्छे टीचर भी हैं, देखिए हर बंदा जो है पैसा कमाने के लिए जो है ये टीचिंग वाली जॉब स्टार्ट करता है या टीचिंग वाली जॉब कर रहा है, तो आप ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई बातें ऐसी हो सकती हैं जो वो अपने इसके लिए पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, आप वो सब चीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिए, ठीक है। कोई अगर जो ये कहता है कि भाई हम करा देंगे तुमको आंसर राइटिंग, ये वो कुछ वो करा वरा नहीं पाएगा। बाकी हाँ आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है, आप बेशक लीजिए, ठीक है, उसके लिए कोई ये नहीं है, आप कहीं की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, ठीक है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लीजिए, कहीं भी आपको जो अच्छा लगता है इंस्टीट्यूट, वहाँ से टेस्ट सीरीज़ लीजिए, टेस्ट सीरीज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप हमेशा आंसर लिखते वक्त अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप अपना नहीं देंगे
तो आप अपने अंदर सुधार नहीं कर पाएंगे, पूरी प्रॉब्लम ये है आप, ठीक है। बाकी हाँ, आप कहीं की टेस्ट सीरीज लेंगे, अगर जो इंस्टीट्यूट अच्छा है, टीचर अच्छा है, तो आपको बताएंगे जरूर कि आपको आंसर में कैसे सुधार करना है। देखिए, आप ज़्यादातर ऐसे लोगों को प्रेफर कीजिए जो लोग आंसर में सुधार की बात कर रहे हो, ना कि आंसर रिप्लेसमेंट की। आप आंसर बल लिख दिए, सामने वाला कह रहा है भैया नहीं ऐसे तो लिखना ही नहीं था, ये वाला आंसर दो। कुछ नहीं भैया, हमको ये अगर जो रिप्लेसमेंट लेनी होती थी तो आप गूगल पे जाओ, टाइप करो, टॉपर्स की कॉपी पड़ी हुई हैं, आप उनके आंसर्स उठा लो, ठीक है, सीधी बात है, कोई ये सब नहीं है। लेकिन हाँ, आप टॉपर्स कॉपी डाउनलोड कीजिए, उनका आंसर देखिए, उनके आंसर लिखने का तरीका क्या है आप देखिए, ठीक है। सबसे बढ़िया जो है आप वही है। आप अगर जो समझना चाहते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आप देखिए अलग अलग इंस्टीट्यूट है। देखिए, इंस्टीट्यूट का नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग, ठीक है, जहाँ टॉपर्स ने, अब भाई टॉपर्स भी वो लोग भी अपना किए ही हैं ये सब टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन, उनकी कॉपीज़ देखिए, आंसर आइडिया लगाइए कि कैसी कॉपी वो लिखते थे, ठीक, और फिर उस कॉपी को देख के एनालाइज कीजिए, उससे समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। बाकी ये वाला जो पोर्शन है आपको, देखिए मैं भी कोई इसमें परफेक्ट थोड़ी, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, खास कर यूपीएससी वाले पोर्शन में कोई कह रहा है मैं परफेक्ट हूँ, बस भाई ये वहीं समझ जाइए कि अब आपको बना रहा है, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है यूपीएससी में। अगर इतने परफेक्ट होते तो सबकी जॉब यूपीएससी में लगी होती, ठीक है, तो कोई परफेक्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप एक गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं, और गाइडेंस के तौर पे ही लीजिए, इससे ज़्यादा जो है किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कितना भी अच्छा हो, ठीक है। कोई भी एजुकेटर है, कितना ही बड़ा एजुकेटर है, आप उसको ऐसे समझिए कि बस वो अगर जो कर रहा है तो फिर उसमें उसका कुछ फ़ायदा ज़रूर जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप ये ऐसा ना सोचिए, और अपने समझ से जो है डिसीजन लीजिए, आंसर राइटिंग करते रहिए। देखिए ये सारी बातें तो ठीक है, अब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। देखिए आंसर राइटिंग करते रहिए, PYQ लगाते रहिए, चाहे वो PYQ यूपीएससी मेंस का हो या प्री का हो, प्री का भी PYQ लगा लीजिएगा। 10 ईयर्स के PYQ आप कोशिश कीजिएगा लगा लेंगे, प्री की बात कर रहा हूँ। मेंस का तो 5 ईयर्स का, 8 ईयर्स का PYQ बहुत है, इतना PYQ आप लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपने कंटेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। 7 टाइम्स रिवीजन जो है, जितनी मैं स्ट्रेटजी जानता हूँ, आप 7 टाइम रिवाइज कीजिए किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो आपको दिमाग में फीड हो जाती है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, आपको नहीं लर्न हो रहा है तो आप उसको 7 टाइम्स पढ़िए, फिर अगले दिन उसको 7 टाइम्स रिवाइज कीजिए, और ये काम 7 डेज़ तक कीजिए। मैं पक्का बता रहा हूँ कि आपको हो जाएगा, ठीक है, और एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं जाएगा, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे क्लिक हो जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 आने वाला है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।